अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 9 शेयर करने जा रहा हूं, जिसका हमारा टॉपिक बनता है साइंटिफिक मेथड एंड इट्स स्टेप्स। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है साइंटिस्ट इंक्लूडिंग बियोलॉजिस्ट, यानी साइंसदान और उसके साथ साथ बायो पे काम करने वाले बियोलॉजिस्ट एम्प्लॉय एंड अप्रोच एक अमल के लिए अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं टू सॉल्विंग द साइंटिफिक प्रॉब्लम। उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए डैट इज नाउन, जो जाना जाता है एज द साइंटिफिक मेथड, और इसी को हम साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीकाकार भी कहते हैं। इसके बाद बियोलॉजिकल मेथड, इसकी डेफिनेशन क्या है? द साइंटिफिक मेथड इन विच बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बियोलॉजिकल मेथड। यानी साइंटिफिक मेथड में तो साइंस के रिलेटेड सारे आ सकते हैं, जिसके अंदर फिजिक्स के रिलेटेड हो सकते हैं, केमिस्ट्री के, बायो के, सब के रिलेटेड, लेकिन बियोलॉजिकल मेथड सिर्फ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ से रिलेटेड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स है, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको जो सॉल्व किया जाता है जिस मेथड में, उसे कहते हैं बियोलॉजिकल मेथड। अब आगे स्टेप्स ऑफ बियोलॉजिकल मेथड। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बियोलॉजिस्ट जो है वो मंदरजा झैल फॉलोइंग स्टेप्स को जो है वो फॉलो करता है। वो कौन कौन से? नंबर 1 रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 हाइपोथेसिस, नंबर 4 डिडक्शन, नंबर 5 एक्सपेरिमेंट्स एंड नंबर 6 रिजल्ट्स। तो 6 स्टेप्स बनते हैं। ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि कितने स्टेप्स हैं, तो 6 हैं। ठीक है, नंबर 1 रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप है जी, कोई भी साइंसी प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसकी पहचान करनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, यानी पहले स्टेप में क्या चीज़ शामिल है? आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करना, एंड डिफाइनिंग आ साइंटिफिक प्रॉब्लम, और साइंटिफिक प्रॉब्लम की डिफाइन करना, यानी कि स्पेसिफिक इशू पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, डैट आ साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, और वो प्रॉब्लम जिसके बारे में साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, यानी उसके बारे में तजरिया करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे तो उसको डिफाइन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। बियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है शॉर्ट में। तो ये क्या है? आप बियोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा जानदारों से मुतल्लिक एक सवाल है। डैट इज आइदर आस्क्ड, जो पूछा जा सकता है, बाय समवन, कोई भी पूछ सकता है, आर कम्स, या आ जाता है, इनटू द रिसर्चर्स माइंड बाय हिमसेल्फ, रिसर्च करने वाले के दिमाग में, माइंड में खुद से ही आ जाता है, या कोई भी इंसान कोई भी सवाल पूछ सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं बियोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे अगर शॉर्ट में आता है। A biologist notices that plants in an area are growing taller than usual. This leads to a scientific problem. यानी कि एक बियोलॉजिस्ट नोटिस करता, देखता है कि डेड प्लांट्स इन एन एरिया, के एक एरिया के अंदर जो पौधे आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल, वो आम जो पौधे हैं ना उनसे ज़्यादा लंबे हैं। दिस लीड्स टू अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, तो इससे एक साइंटिफिक प्रॉब्लम पैदा होता है। वो क्या है? यानी वो क्या सोचेगा? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर्स, कौन से नासर जिम्मेदार हैं फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों के ज़्यादा बढ़ने की कौन से फैक्टर इसकी चीज़ के जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल पैदा हो जाएगा उसके माइंड में। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि वो साइंटिफिक इंक्वायरी है, यानी कोई भी साइंसी मसला है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है। ठीक है, देखें, साइंटिफिक प्रॉब्लम की पहले शनाख्त होगी, फिर ही बाकी सारे काम होंगे, तो इसलिए ये स्टार्टिंग है साइंटिफिक मेथड का, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाता है। नंबर 2 पे स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यूजिंग सेंसेस एंड प्रीवियस रिसर्च, ऑब्जर्वेशन कैसे की जा सकती है? 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके और प्रीवियस रिसर्च को, ठीक है, इस्तेमाल करके। साइंटिस्ट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी साइंसदान साइंसी प्रॉब्लम के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर इकट्ठा करते हैं। दे यूज देयर 5 सेंसेस, वो अपनी 5 सेंसेस, 5 हिस्से
हैं इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सी, विजन यानी देखने की, हेयरिंग सुनने की, स्माल यहाँ पे स्माल लिखा हुआ है, यहाँ पे आना स्मेल, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड टच फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये 5 मतलब सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, जिनकी वजह से आप मतलब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। इसी तरह दे आल्सो रीड, वो पढ़ भी सकते हैं, एंड स्टडी और पढ़ते हैं द प्रीवियस रिसर्च, जो पहले से रिसर्च हो चुकी हैं ऑन द सेम आर रिलेटेड प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम पे या उससे मिलते जुलते प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन की जाती है सेंस और प्रीवियस रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 2 तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखें, नाम से ज़्यादा क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी यानी मिकदार, तादाद को ज़ाहिर करेगा, नंबर को ज़ाहिर करेगा। तो इसी के लिहाज से इनकी डेफिनेशन है वो क्या देखें, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड ऑन सम क्वालिटी, यानी क्वालिटी पे बेस करता है, और करैक्टर किरदार पे बेस करता है, सच एज कलर, शेप, टेक्सचर और बिहेवियर, दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर, इनके साथ नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, नोटिसिंग द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, आप एक फूल का देख रहे हैं, कलर जो है वो रेड है, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटी है। अगर क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा, इसमें न्यूमेरिकल डाटा लाजमी आएगा, डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम मिकदार की टर्म्स के अंदर जाहिर कर सकते हैं, सच एज वेट, जैसे कि वजन है, साइज और टेम्परेचर या दर्जा हरारत है, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर कहता हूँ जी एक इंसान का दर्जा हरारत जो बॉडी का ना दूसरे इंसान से ज़्यादा है, तो ये क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक इंसान ए और दूसरा इंसान बी है, तो जो ए इंसान है उसकी बॉडी का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो 35 और 40 कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, यानी हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये होगा क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर मस्ट आएंगे, लाजमी आएंगे, लेकिन क्वालिटी के अंदर नहीं आएंगे, यही इनमें डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल की बात करें तो नंबर ऑफ रेड रोजेज इन अ गार्डन, एक मतलब गार्डन यानी बाग है, उसके अंदर जो सुर्ख रंग के गुलाब के फूल हैं उनकी तादाद कितनी है, ठीक है। तो ये हमने बतानी है। अब इसकी क्वालिटी वैसे क्या हो सकती है, क्वालिटी ये हो सकती है कि मैं कहता हूँ जी एक बाग के अंदर जो सुर्ख रंग वाले फूल है ना वो ज़्यादा हैं, लेकिन क्वांटिटी के अंदर मैं यही कहूँगा कि उनकी तादाद कितनी है, एग्जैक्ट वो हैं कितने, ठीक है जी। मोर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा जो एप्लीकेबल होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज दे आर इनवेरिएबल, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होते, एंड मेजरेबल, और मेजरेबल भी होते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, सबसे अहम बात ये है कि उन्हें नंबर की टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर एक्यूरेट होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया, आगे स्टेप नंबर 3 है हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस के बारे में इसकी फार्मूलेशन है, ये बनता कैसे, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड, जो आपने ऑब्जर्वेशन की हैं उसी की बुनियाद पर साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं साइंसदान इनटू डाटा फॉर्म, डाटा की शक्ल में, एंड प्रपोज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, और एक आर्जी बयान जो है वो तजवीज़ करते हैं, डैट में प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम जो साइंसी मसला है उसका जवाब भी साबित तो हो सकता है अंडर इन्वेस्टिगेशन, और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, मतलब वो जो एक उन्होंने टेंटेटिव स्टेटमेंट दी होती है उसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। और ये कहाँ से आता है, ऑब्जर्वेशन से ही आता है, जब डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर आपने लिखनी तो वो क्या है, द टेंटेटिव आंसर ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि एक साइंसी प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसका जो आर्जी टेंटेटिव मफरूज़ा आंसर है ना, जवाब है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। आप डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो एक अच्छा जो हाइपोथेसिस है उसकी कुछ खसूसियात भी होती हैं, आपके सामने है, तो इसकी चंद एक खसूसियात 4 लिखी हुई देखिए। नंबर 1, इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम है उसका आंसर करना है, उसका जवाब देना, तो उसके लिए एक तजवीज़ की गई ये स्टेटमेंट है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, इट ऑलवेज एग्रीज विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। देखें हाइपोथेसिस बना ही कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से, तो जो आप हाइपोथेसिस लिख रहे हैं वो एग्री करना चाहिए जितने भी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है उन सब के साथ।
और तीसरा पॉइंट है इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इससे आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स भी होने डिडक्शन के बाद, तो इसको टेस्ट भी किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। चौथा आखिरी पॉइंट है देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने का भी रास्ता हमेशा होना चाहिए। यानी लाजमी नहीं है कि अगर एक हाइपोथेसिस है तो वो 100% हर दफ़ा सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, डिसप्रूव भी हो सकता है। हर दफ़ा प्रूव करना लाजमी नहीं है, डिसप्रूव भी होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टेप खत्म हो गया, चौथा स्टेप स्टार्ट हो रहा है डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन क्या होता है? लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं? हाइपोथेसिस से लिए जाते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस, यानी जो उन्होंने हाइपोथेसिस किए हैं उनसे जो वो लॉजिकल रिजल्ट्स निकालते हैं उन्हें कहते हैं डिडक्शन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? डिडक्शन आर द लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस, यानी एक साइंसी हाइपोथेसिस आपने ली है, उसी की बुनियाद पर जो लॉजिकल आपने रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाला, उसी को हम कहते हैं डिडक्शन। आगे इफ देन लॉजिक की हेडिंग देनी है। अब डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ देन, यानी कि जो डिडक्शन है वो इफ देन लॉजिक के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट अज्यूम, यानी फर्ज करते हैं दैट इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर तो हाइपोथेसिस सही है, देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट्स, फिर रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, बात है ना, अगर एक चीज़ सही है तो उसका आगे नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है, इफ अगर यानी सही है, देन फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। हाउ इट वर्क्स, यानी ये कैसे काम करते हैं डिडक्शन। साइंटिस्ट यूज डिडक्शन, डिडक्शन को इस्तेमाल करते हैं टू प्रिडिक्ट, ये तजवीज़ देने के लिए, यानी ये अंदाज़ा लगाने के लिए, व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है, इफ़ देयर हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, अब दो एग्जांपल इसकी हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 का हाइपोथेसिस और डिडक्शन देखें। तो हाइपोथेसिस है लीफ डिसकलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर काज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सोइल, यानी एक मट्टी जिस पे पौधा लगा हुआ उसके जो पत्ते लीफ हैं उसका कलर ख़राब हो रहा है। ठीक है, और उसकी ग्रोथ रुक रही है। ठीक है, तो वो किस वजह से है? उस ज़मीन के अंदर आयरन की कमी की वजह से। ये है एक हाइपोथेसिस, यानी एक फर्जी स्टेटमेंट है। अब इसकी डिडक्शन क्या है? इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्पटम्स, अगर तो वाकई ऐसा है कि ऐसा हो रहा वाकई, अगर आयरन की डेफिशिएंसी और ग्रोथ रुक रही है, तो फिर इसका डिडक्शन क्या निकलेगा? इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्पटम्स, अगर तो आयरन की डेफिशिएंसी वाकई वहाँ पे ये सिम्पटम्स को ज़ाहिर कर रही है, इसकी वजह बन रही है, देन एडिंग आयरन टू द सोइल, फिर अगर हम उस सोइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर आयरन को ऐड कर दें, विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव, तो लीव का जो कलर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बेहतर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी से प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, कलर ख़राब हो रहा है, तो अगर आपने वो आयरन ही वहाँ पे ऐड कर दिया तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और उसका जो कलर है वो भी ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, उसका हाइपोथेसिस क्या है? प्लांट्स ग्रो फास्टर, यानी प्लांट जो है ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू ब्लू लाइट, जब वो ब्लू लाइट के अंदर एक्सपोज होते हैं कंपेयर टू रेड लाइट, रेड लाइट के बजाय। ठीक है, यानी ब्लू लाइट के अंदर अच्छे ग्रो करते हैं, रेड लाइट के अंदर अच्छे ग्रो नहीं करते। ये है हाइपोथेसिस, एक फर्जी स्टेटमेंट है। इसका डिडक्शन क्या निकलता है? इफ प्लांट्स ग्रो फास्टर अंडर ब्लू लाइट, अगर वाकई ऐसा है कि ब्लू लाइट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, देन अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, फिर प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप एक्सपोज टू ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के अंदर जो एक्सपोज हुआ, शुड शो आ ग्रेटर इंक्रीज इन हाइट, उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक मखसूस पीरियड के बाद, कंपेयर टू अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, उन प्लांट्स के ग्रुप से एक्सपोज टू रेड लाइट, जो रेड लाइट के अंदर रखे गए हैं, यानी रेड लाइट के अंडर उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो सिंपल ये उसकी डिडक्शन निकलती है। अगर वाकई ऐसा है तो जो ब्लू लाइट के अंदर रखे जाएंगे उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और रेड वालों की ग्रोथ कम होगी। ठीक है, अब यहाँ से ना आगे दो रीजनिंग की टाइप है, एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है कि डिफरेंस बिटवीन द डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, डायरेक्शन लॉजिक यूजेज इन बायोलॉजी और एग्जाम्पल। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, इनका डिफरेंस पेपर में आ सकता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की डायरेक्शन क्या है? मूव फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, एक जनरल प्रिंसिपल है उसको आप स्पेसिफिक कर दें। जैसे इसका लॉजिक है यूज इफ देन लॉजिक, ये इफ देन लॉजिक को यूज करता है एंड फॉलो द लॉजिकल पैटर्न, और लॉजिकल पैटर्न को भी फॉलो करता है वेयर इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू, जहाँ पे प्रीमिसेस जो है वो सही होती हैं। यूज्ड इन बायोलॉजी, इसका क्या यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस का टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है और प्रीडिक्शन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एग्जांपल से आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कैसे चलता है। इफ़ ऑल बर्ड हैव फीदर्स, यानी अगर सारे परिंदों के पर हों, एंड अ स्पैरो इज़ अ बर्ड, और चिड़िया जो है वो भी एक परिंदा है, देन अ स्पैरो हैज़ फीदर्स, फिर जो स्पैरो चिड़िया है उसके भी क्या होने चाहिए, पर होने चाहिए। तो देखें, अगर सारे परिंदों के पर हों, ये एक जनरल असूल है। उसके बाद वो कह रहा है जी स्पैरो चिड़िया जो है वो एक बर्ड है, तो फिर उसके भी पर होने चाहिए। तो ये वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। इंडक्टिव इसके उल्ट है, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू फ्रॉम आ जनरल कंक्लूजन, यानी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ आना है, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होगा। लॉजिक बेस्ड ऑन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, ये पैटर्न और ट्रेंड पे बेस करता है, बट डज नॉट गारंटी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ये मुकम्मल तौर पे ये सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूजेज इन बायोलॉजी, यूज्ड इन मेकिंग जनरल लॉज फ्रॉम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बार बार एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया जाता है तो उससे जो जनरल लॉ बन जाता है उसमें ये यूज़ होते हैं। और एग्जांपल की बात करें, आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी बर्ड्स, यानी बहुत से परिंदों को ऑब्जर्व करने के बाद विद फीदर्स के उनके पर होते हैं, आई कंक्लूड, मैं ये नतीजा निकालता हूँ, डैट ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, के सब परिंदों के क्या होते हैं, पर होते हैं। देखिए अब मैंने पैरट देखा, मैंने स्पैरो देखी, मैंने क्रो देखा, सबके पर थे, तो ये सारे परिंदे ही है ना, बहुत से परिंदों को मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने जनरल एक बात कह दी, यानी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ गए कि सब परिंदों के पर होते हैं, तो इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और इसी पे ये चौथा जो स्टेप है वो खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 5, एक्सपेरिमेंट्स। तो बेसिक स्टेप, इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये एमसीक्यू आ चुका है पेपरों में और अब भी आ सकता है कि द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज़, तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, यानी तजर्बे करना बार बार। तो प्रोसेस इसका क्या, साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, यानी साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टू टेस्ट, इस चीज़ को आजमाने के लिए, ऑल हाइपोथेसिस, जितने भी हाइपोथेसिस हैं सबको, इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर तो एक कामयाब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट, एक जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, जबकि बाकी जितने भी हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएंगे। देखें, हाइपोथेसिस एक ही सही होना है, यानी जो फर्जी स्टेटमेंट आपने दी हैं किसी भी मतलब कि ऑब्जर्वेशन के बाद, तो उसके जो आपने फर्जी स्टेटमेंट दी है उसमें से एक सही होनी है और बाकी सारी गलत होनी है। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही प्रोसेस हुआ है, सही एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ये इसके बारे में भी लिखा हुआ है। प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड हाइपोथेसिस, द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो गलत हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, एंड द प्रूवन वन इज एक्सेप्टेड, और जो सही है, जो साबित हो चुका है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कबूल कर लिया जाता है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन, साइंसदान जो हैं वो नई नई डिडक्शन बनाते हैं, नए नए लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, जो उन्होंने हाइपोथेसिस प्रूव की है उससे भी वो लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। फर्दर टेस्टिंग की बात करें, देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, फिर वो मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस की करेक्टनेस यानी वो कितना सही है इस चीज़ को वो कन्फर्म करते हैं, ठीक है जी। अब इसी के रिलेटेड दो ग्रुप आते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स देयर आर टू अरेंजमेंट्स, ठीक है, आइए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स आर केप्ट अंडर द सेम कंडीशन एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन विच इज बीइंग टेस्टेड, यानी जिसको टेस्ट किया जाता है उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दिस ग्रुप इज एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर एक्सपोज किया जाता है। रिसर्चर कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ दिस ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप टू असेस द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और इसके जो रिजल्ट आते हैं उसी को कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट के इफेक्ट को असेस किया जा सके। और कंट्रोल ग्रुप क्या है, दिस ग्रुप डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव ही नहीं करता, और इज एक्सपोज टू अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, या फिर एक खास ट्रीटमेंट के लिए इसको एक्सपोज किया जाता है। इट हेल्प्स द रिसर्चर, ये रिसर्चर्स की मदद करता है डिटरमिन, इस बात का तयन करने में, इफ़ द चेंजेस ऑब्जर्व्ड, के जो चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, आर ड्यू टू द ट्रीटमेंट और अदर फैक्टर्स, वो किस ट्रीटमेंट की वजह से हैं या फिर किसी और फैक्टर की वजह से हैं। तो ये कंट्रोल ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का शॉर्ट भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इसी के साथ ही स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। आइए लास्ट स्टेप नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 6 है जी रिजल्ट्स। साइंटिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, के जो साइंसदान है वो एक्सपेरिमेंट से
असल में और क्वांटिटेटिव डाटा जो उसको गैदर इकट्ठा करते हैं। फिर डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज, हर ग्रुप से जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसकी एवरेज निकाली जाती है एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, और स्टैटिस्टिकली उसको कंपेयर किया जाता है। टू कंक्लूड रिजल्ट निकालने के लिए द बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल टूल्स, उनको भी बायोलॉजिस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स फिर की जाती है। साइंटिस्ट पब्लिक देयर फाइंडिंग्स, जो चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं इस सारे प्रोसेस में, इन साइंटिफिक जर्नल वो साइंटिफिक रसालों के अंदर छाप देते हैं एंड बुक्स और किताबों में छाप देते हैं। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, वो दूसरे साइंसदानों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ज़बानी कलामी। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, वो साइंटिफिक रिपोर्ट भी क्रिएट करते हैं एंड गिव प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन भी देते हैं एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, जो नेशनल कौमी और बैन अल-अक़वामी मीटिंग्स होती हैं या सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे वो तकरीर करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, और साइंटिफिक रिपोर्ट भी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह उनकी जो फाइंडिंग है वो दूसरे साइंसदानों के साथ शेयर हो जाती हैं। तो इस तरह हमने ये सारा पढ़ा है जिसके अंदर यानी साइंटिफिक मेथड, फिर बायोलॉजिकल मेथड, फिर उसके आगे 6 स्टेप्स थे, ठीक है, जिसमें नंबर 1 पे था रिकॉग्निशन ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, नंबर 2 पे ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 पे हाइपोथेसिस, नंबर 4 पे डिडक्शन, नंबर 5 पे एक्सपेरिमेंटेशन और नंबर 6 पे रिजल्ट्स। तो ये सारा टॉपिक है, कंप्लीट मुकम्मल टॉपिक मैंने आपको विद नोट्स पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो आप इसको याद करें, इंशाल्लाह आपको पेपरों में इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।